हेलो एवरीवन, मैं हर्षित स्वागत करता हूं आप सबका यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, अब हम लोग जैसा कि पेपर 1 के बारे में बात कर चुके थे, उसी क्रम में अब हम लोग आज पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, लास्ट ईयर 2023 का जो पेपर आया हुआ है सेकेंड सेम का, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव कॉमर्स 117 कॉमर्स कोड है ये। बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 बीकॉम। अब एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको कुछ एक करना होता है। पेपर 2 है ये, देख सकते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स 2। चलिए शुरू करते हैं। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन? परफेक्ट कॉम्पिटिशन इसका इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है? आपने मार्केट पढ़ा है, उसमें आपने परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में पढ़ा है, मोनोपोलिस्टिक के बारे में पढ़ा है, मोनोपोली के बारे में पढ़ा है, ओलिगोपोली आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होता है, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होता है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। आप जानते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है ना, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। सेकंड, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय। तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? तो देखिए, होता क्या है कि एक इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री का एक डिमांड कर्व, एक सप्लाई कर्व जहां पर इंटरसेक्ट करता है, वहीं से प्राइस डिटरमाइन होता है। और ये काम करने का काम कौन करता है? इंडस्ट्री करती है। और यही प्राइस आगे जाकर के फर्म को प्राइस जो तय होता है वही प्राइस इसको दे देती है, तो फर्म उसी हिसाब से काम करती है। तो प्राइस का डिटर्मिनेशन कर कौन रहा है? तो इंडस्ट्री कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी जो मार्केट फोर्सेस होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, उनके थ्रू प्राइस डिटर्मिनेशन इंडस्ट्री में होता है। जो फर्म क्या करती है, उसको लेती है और इसी हिसाब से काम करती है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी हो गया उसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिमांड ऑफ अ कमोडिटी क्या होगी? तो आप जानते हैं कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है उसमें आपका यही लाइन जो होती है, यही आपकी AR की लाइन होती है, यही आपका डिमांड होता है, यही आपका क्या होता है? MR होता है। जो क्या होती है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब परफेक्टली इलास्टिक। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परफेक्टली इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इन लॉन्ग रन अर्न्स। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन आता है हर साल। तो परफेक्ट कंपटीशन में, अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जो फर्म है वो लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट लेती है। लॉन्ग रन में क्या करती है? सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट लेती है। ठीक है ना, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा कुछ। यहीं से आपकी एवरेज कॉस्ट लाइन निकलती है, सेम इसी जगह से। ठीक है ना, यहां से आपका मार्जिन कॉस्ट। तो ये वाला पोजीशन क्या दिखा रहा है? इतनी ही आपकी कॉस्ट भी है और इतनी ही आपकी प्राइस भी है। तो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। लॉन्ग रन में क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, अगर शॉर्ट रन लिखा होता तो ये सारे केसेस सुपर प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस, सारे कंडीशन देखने को मिलते हैं। शॉर्ट रन में सब देखने को मिलता है, लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ परफेक्ट कंपटीशन द एवरेज रेवेन्यू कर्व इज। परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज, अभी आपने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन में जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन परफेक्ट कंपटीशन AR इज इक्वल टू HR कुछ नहीं होता, ये MR होगा। क्या होगा ये होगा MR। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? AR इज इक्वल टू MR होता है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? AR इज इक्वल टू MR होता है। ठीक है ना, AR इज इक्वल टू, वही जो पैरेलल वाली लाइन होती है, यही आपकी AR की भी होती है, यही आपकी MR की भी होती है। ठीक है ना, तो इन परफेक्ट कंपटीशन AR इज इक्वल टू MR। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन विच मार्केट स्ट्रक्चर द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। अभी सेम क्वेश्चन आपने देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर, 7 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन डैश अ फर्म एन इन्फिनिटली इलास्टिक डिमांड कर्व which means that the firm can sell any amount of a good at prevailing market price। तो prevailing market price की बात हो रही है, उस पे कितना भी उसकी इलास्टिक, इन्फिनिटली इलास्टिक डिमांड है। तो इन्फिनिटली इलास्टिक डिमांड अभी आपने देखा परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है ना, परफेक्ट कंपटीशन में, और प्रीवेलिंग प्राइस उसी प्राइस पर।
यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परफेक्ट कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन अ फर्म विल हैव, देखिए आ गया क्वेश्चन शॉर्ट रन का, तो यहां पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा, नॉर्मल भी होगा, लॉस भी होगा, तो एनी वन ऑफ द अबव, ये तीनों ही कंडीशन यहां पर क्या हो सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू, तो बिजनेस साइकिल क्या दिखाता है, अप्स एंड डाउन्स दिखाता है प्रोडक्शन गुड्स पे, अप्स एंड डाउन्स दिखाता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे, ठीक है ना, अप्स एंड डाउन्स दिखाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। द ट्रफ ऑफ अ बिजनेस साइकिल अकर्स व्हेन, ट्रफ कब आता है, जब वो क्या करता है, अपने एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अपने लोएस्ट, इनके लोएस्ट पे हिट करता है। आपने देखा है बिजनेस साइकिल, ये हो गई बिजनेस साइकिल, ये वाली जो कंडीशन है इसी को हम ट्रफ कहते हैं, ठीक है ना, इसी को हम ट्रफ कहते हैं। ये आपका एक्सपेंशन होता है, ये आपका पीक होता है, ये आपका रिसेशन होता है, ये आपका डिप्रेशन होता है, ये आपका ट्रफ होता है, और फिर यहां से आपकी रिकवरी होती है, ठीक है ना, यहां से आपकी रिकवरी होती है। तो इसका 11th का ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, यहां पर एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, अपने लोवेस्ट पे होती है, ट्रफ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, When aggregate economic activities are increasing, जब एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज कर रही होती है, द इकोनॉमी इज सेट टू बी, तो बताइए अगर एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है तो आपको क्या करेंगे, इकोनॉमी एक्सपेंशन फेज में है, क्या है, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है यानी एक्सपेंशन फेज में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेटेस्ट डिप्रेशन सफर्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमी इज, किस ईयर में ग्रेटेस्ट डिप्रेशन आया था, तो आपने 12th में भी पढ़ा है कि 1930, हालांकि 1929 है, ठीक है ना, 1929 है, लेकिन अगर ऑप्शन में 29 नहीं दिया हुआ है तो 1930 क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। आपने पढ़ा था ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, ठीक है ना, ठीक है, तो 1929 या 1930 आपका सही आंसर। 14th, ड्यूरिंग रिसेशन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड आउटपुट, अच्छा ठीक है, रिसेशन के समय पर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, यानी राइज करेगा, यहां पर क्या होगा, राइजेस, एंड आउटपुट क्या होगी, आउटपुट डिक्रीज कर रही होगी, आउटपुट फॉल कर रही होगी। ये कहां है, ये आपके ऑप्शन नंबर ए में, ये कहां है, आपके ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। बिजनेस साइकिल अकर्स, तो पीरियडिकली नहीं अकर करता है, ये इन डिफरेंट फेजेस करता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हर 2 साल पे आएगा, ठीक है ना, या हर 3 साल पे आएगा, ये डिफरेंट फेज में आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, 15 का बी। 16, द एक्सपोनेंट ऑफ इनोवेशन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, तो इनोवेशन की बात आ गई तो शुम्पिटर आ गए। मैंने पिछले भी वीडियोस में शायद ये बात बोली है कि जब भी इनोवेशन की बात आती है तो इकोनॉमिक्स में शुम्पिटर का नाम बहुत फेमस है, ठीक है ना, शुम्पिटर का नाम बहुत फेमस है, ठीक है। सैमुएल्सन आपको ग्रोथ की डेफिनेशन दिए थे, ठीक है ना। हॉट्रे और हेक ये आपके आते हैं जब आप मनी की इनकम की बात करते हैं। किस चीज की इनकम की बात करते हैं, जब रिलेटिव और आपने पढ़ा है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, रेचेट इफेक्ट, जब आप इनकम इफेक्ट की बात करते हैं, बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, तो उसमें हॉट्रे और हेक का नाम आता है, ठीक है ना, हॉट्रे और हेक का नाम आता है। यहां पर आंसर क्या होगा, शुम्पिटर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी द प्राइस ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डिपेंड अपॉन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी द प्राइस ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डिपेंड ऑन फैक्टर्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, उन्हीं फैक्टर से क्या होंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करेगा भाई, ठीक है ना, क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है ना, क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। फैक्टर प्राइसेस आर डिटरमाइंड इन द फैक्टर मार्केट अंडर द फोर्सेस ऑफ, फैक्टर प्राइसेस आर डिटरमाइंड इन द फैक्टर मार्केट अंडर द फोर्सेस ऑफ, तो कौन से मार्केट फोर्सेस कौन है, आपके डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के द्वारा क्या होते हैं, आपके फैक्टर प्राइसेस डिटरमाइन किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट कंसीडर रेंट एज डिफरेंशियल सरप्लस, आपने अगर पढ़ा होगा तो शुरुआत में ही आप ये बात पढ़ते हैं कि रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जो है वो डिफरेंशियल सरप्लस पे क्या करता है, काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमिनल वेजेस मींस हनी, ये
मनी वेजेस होगा। ये क्या है? मनी वेजेस, कुछ भी लिख देते हैं डीडी में, मनी वेजेस, ठीक है ना, मनी वेजेस, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, मनी वेजेस इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 पे चलते हैं। लैंड इज द ओनली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हुज सप्लाई इज यूनिट इलास्टिक, मोर इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक या कंप्लीटली इनइलास्टिक? बताइए। लैंड, अब लैंड जो है वो ज्यादा भी प्रोडक्शन कम प्रोडक्शन वो तो रहेगा ही रहेगा, यानी वहां पर आप क्या होगा, वहां पर कंप्लीटली इनइलास्टिक है, ये बहुत इलास्टिक नहीं है, ये क्या है, कंप्लीटली इनइलास्टिक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर? फीचर ऑफ परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर, एंट्री बैरियर्स नहीं, उसमें तो आपको फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है। इंटरडिपेंडेंस, एब्सेंस ऑफ सेल, इंटरडिपेंडेंस भी नहीं होती है वहां पर, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट मिलता है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, यही सारी बातें वहां लिखी होती है ना, परफेक्ट नॉलेज। तो यहां पर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट मार्केट के लिए बेहतर आंसर है, ऑप्शन सी। 23 अंडर मोनोपोली नंबर ऑफ सेलर इज, इजी क्वेश्चन, नंबर ऑफ सेलर मोनोपोली में कितने होंगे? सिंगल सेलर यानी ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 24 इन मोनोपोली प्राइस इज, मोनोपोली में प्राइस क्या होती है? लेस देन एमआर, मोर देन एमआर, मोर देन द एआर, नन ऑफ द अबव। तो मोनोपोली में प्राइस क्या होती है? मोनोपोली में प्राइस एमआर से ज्यादा होती है। याद आ रहा है? यही है मोनोपोली, ये आपका एआर कर्व, ये आपका एमआर कर्व, यहां से आपकी प्राइस डिटरमाइन होती है, यहां से आपकी प्राइस डिटरमाइन होती है, ये प्राइस, और ये आपका क्या हो गया? ये आपका एमआर कर्व तो पीछे रह गया, प्राइस आपका यहां रहता है, यहां भी क्या होगा? मोर देन एमआर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 सेलिंग कॉस्ट इज एसेंशियल इन, तो सेलिंग कॉस्ट एसेंशियल किसमें है? परफेक्ट कंपटीशन में नहीं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, नन ऑफ दिस। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सेलिंग कॉस्ट किसके लिए है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है ना। परफेक्ट कंपटीशन में तो आपने देखा कि एब्सेंस होता है, और मोनोपोली जो सिंगल सेलर है वो खुद डिसाइड करेगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होती है? सेलिंग कॉस्ट एसेंशियल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when AR is 30 and AC is 20 the firm makes, अब रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट कम है तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बात इजी क्वेश्चंस हैं, पीछे मैंने जो ग्राफ भी बनाया था मोनोपोली का, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ग्राफ सेम होता है, मैंने क्लास में इसको बनाया भी है, ठीक है। चलिए 26 के बाद 27 पर आते हैं। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल फर्म इज, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात हो रही है, वहां पर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हो रही है, तो यहां पर क्या होगी? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या आप किसी एक के प्राइस की वजह से दूसरे के डिमांड की बात करते हैं? यहां पर क्या होगा? सिंगल फर्म में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल फर्म इज, सीधे देखिएगा ऑप्शन 0 और उसको क्या कीजिएगा? टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई? बैठ के थोड़ा सोचिए भी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात हो रही है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स पे कॉस्ट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या बात है, ठीक है ना। विच आर नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइस टेकन फर्म, तो प्राइस टेकन फर्म, देखिए यहां पर प्राइस टेकर कौन होता है? प्राइस टेकर आपका परफेक्ट कंपटीशन की बात होती है, वहां पर परफेक्ट कंपटीशन में भी आप टीआर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू पढ़ते हैं, एआर इज इक्वल टू प्राइस पढ़ते हैं, एमआर इज इक्वल टू प्राइस पढ़ते हैं, ठीक है ना। निगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व आप नहीं पढ़ते हैं, वहां पर आप पैरेलल पढ़ते हैं। डिमांड कर्व एआर और ये डिमांड कर्व क्या होती है? पैरेलल होती है। ये निगेटिवली स्लोप्ड कहां होती है? आपके मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली में। बात समझ में आ गई? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 चेंजिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम गुड्स, यही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आता है। ये किसमें आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का पार्ट है। ये कहां का पार्ट है? ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का पार्ट है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहां होता है, किस मार्केट में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 इन विच काइंड ऑफ मार्केट ऑफ फर्म इज प्राइस टेकर, अभी आपने देखा क्या हो जाएगा आंसर?
क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन प्राइस टेकर कहां पे था? परफेक्ट कंपटीशन। तब से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, फॉर अ मोनोपोली द इंडस्ट्री डिमांड कर्व इज फर्म्स। अच्छा, मोनोपोली में जो इंडस्ट्री का डिमांड कर्व होगा वो फर्म का क्या होगा बताइए? वो फर्म का भी डिमांड कर्व होगा, वो खुद ही सब कुछ कर रहा है मोनोपोली, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। 32 पे चलते हैं। द कंडीशन ऑफ लॉसेस, तो जहां पर रेवेन्यू क्या होगा? कम होगा कॉस्ट से, तो रेवेन्यू यहां कम है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, द कंडीशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर नॉर्मल कहां जा? रेवेन्यू ज्यादा होगा कॉस्ट से, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अब इन सब क्वेश्चन से ज्यादा समय देने का कोई मतलब नहीं है, इजी क्वेश्चन है सब, 11th के क्लास के बेस पे है। द कंडीशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल प्रॉफिट नो लॉस, यानी रेवेन्यू बराबर कॉस्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कंसिस्ट ऑफ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अ फ्यू फर्म सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, तो फ्यू फर्म नहीं, वहां लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं। फ्यू फर्म सेलिंग, नहीं फ्यू तो आ गया तो गलत हो गई बात ही, आइडेंटिकल गलत हो गया। मैनी फर्म्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज फॉल्स इन अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? मैनी बायर्स एंड सेलर्स, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं इसमें आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मोनोपोलिस्टिक में नहीं होते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। इजी एंट्री एंड एग्जिट, हाँ इजी एंट्री कह सकते हैं, कंपैरेटिवली कहां से? मोनोपोली से और ओलिगोपोली से इजी एंट्री होती है, यही बात लिखी है। प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर इज द बेंचमार्क प्राइस, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, द कंसेप्ट ऑफ क्वासी रेंट मींस, तो क्वासी रेंट का मतलब क्या हो गया? द रेंट टू द वर्कर्स, द रेंट शेयर्ड बाय द लैंडलॉर्ड एंड वर्कर्स, द रेंट टू अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज फाउंड इन सप्लाई इन द शॉर्ट पीरियड, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देख के भी लग रहा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट पीरियड में, ठीक है ना। रिटर्न टू अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज फाउंड इन सप्लाई इन द शॉर्ट पीरियड, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी का ये सब पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, इकोनॉमिक रेंट इज, इकोनॉमिक रेंट क्या होता है? प्रेजेंट अर्निंग्स, ट्रांसफर अर्निंग्स, प्रेजेंट अर्निंग्स माइनस ट्रांसफर अर्निंग्स, ये क्या होगा? ये माइनस होगा। प्रेजेंट अर्निंग्स माइनस ट्रांसफर अर्निंग्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, हु हैज प्रोपाउंडेड सब्सटेंस थ्योरी ऑफ वेजेस? जेएस मिल, ये सब याद करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। जेएस मिल ने क्या किया था? प्रोपाउंड किया था सब्सटेंस थ्योरी ऑफ वेजेस। लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नाइट प्रॉफिट इज रिवार्डेड, तो यहां पर रिस्क भी होगा और अनसर्टेनिटी बियरिंग्स भी होंगे, तो इसका आंसर सी और डी दोनों ही हो सकता है, ठीक है ना, सी और डी दोनों ही हो सकता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट की तरफ जाना है तो मैं सी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि रिस्क के नाम पर ही सीधे प्रोफेसर नाइट की थ्योरी नाम दी गई है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है ना, सी और डी दोनों। अगर आपके ऑप्शंस में क्या पता कल के एग्जाम में रिस्क ना आए, अनसर्टेनिटी बियरिंग्स आ जाए, तो आप मान लीजिएगा कि इसका आंसर अनसर्टेनिटी बियरिंग्स है। अगर रिस्क आया हुआ है और बाकी ये तीन नहीं है तो आप, ठीक है ना, अब इतना तो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पेपर 2 का 40 क्वेश्चंस। इसी के साथ आप सबको ऑल द बेस्ट, एग्जाम मजे में दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।